हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का ज़ोरदार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट की जो वीडियो थी हमने उसमें सूफी काव्य शुरू किया था। सूफी काव्य की मान्यताएं की थी और सूफी काव्य में सूफी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ, सूफी शब्द कहाँ से निकला, इस पर चर्चा की थी। तो आज की जो वीडियो है उसमें सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ करेंगे। जी क्या करेंगे? सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ। देखो बेटे, अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेके और अंतिम तक अर्थात लास्ट तक देखना होगा, तभी जाके टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर होता, अच्छे से समझ में आता है। तो बस यही गुजारिश आपसे कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो फिर सूफी जो काव्य था, तो अगर हम बात करते हैं भक्ति काल की, अगर हम बात करते हैं तो भक्ति काल दो उनमें बटा भाई, एक तो निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण और सगुण, उसके बाद हुआ क्या कि निर्गुण फिर दो में बटा, एक तो ज्ञान मार्गी है और दूसरा प्रेम मार्गी है। एक ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी है। तो देखिएगा प्यारे बच्चे, भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है वो दो उनमें बट गई। एक तो हुआ भाई संत काव्य धारा एवं और दूसरा क्या है? सूफी काव्य धारा। एक तो आ गया संत काव्य धारा जिसमें कबीरदास, नामदेव, नानक जी, रैदास जी आते हैं। सूफी काव्य धारा जिसको प्रेम काव्य धारा नाम से, प्रेम मार्गी भी जाना जाता, प्रेम मार्गी नाम से भी, प्रेम काव्य भी कहते हैं, सूफी काव्य नाम से जाना जाता है। इसमें प्रथम काव्य धारा का प्रतिनिधित्व तो कबीर ने किया। प्रथम काव्य धारा का मतलब भी कबीर ने प्रतिनिधित्व किसका किया है? संत काव्य का। और अगर बात आ जाती है कि दूसरी का जो सूफी काव्य है उसका प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भी सूफी काव्य का प्रतिनिधित्व मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था, जिसकी रचना पद्मावत है। तो सूफी काव्य जो धारा है उसका अगर आ जाता है प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि कौन था, तो भी मलिक मोहम्मद जायसी था। संत काव्य का प्रतिनिधि कवि कौन था? कबीरदास था। तो सूफी काव्य का मलिक मोहम्मद जायसी था भी। सूफी काव्य धारा के लिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। सूफी काव्य धारा के लिए कुछ अन्य प्रचलित नाम है। प्रेमाख्यानक काव्य, जो प्रेमाख्यान काव्य बोलते हैं इसको, कई बार प्रेम गाथा भी बोल देते हैं, प्रेम मार्गी भी बोल देते हैं। तो सूफी काव्य के नाम है ये प्रेमाख्यान काव्य, प्रेम धारा, प्रेम मार्गी, ये प्रेम गाथा। एक बात और है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी, किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे एक नया नाम दिया, और वो नया नाम दिया था, पेपर में कई बार पूछा जाता है, रोमांटिक कथा। अब आ जाता है कि किस विद्वान ने सूफी काव्य को रोमांटिक कथा नाम दिया। तो भी रोमांटिक कथा अगर पूछा जाता है तो गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक काव्य नाम से संबोधित किया। रोमांटिक जो पाश्चात्य में वर्ड्सवर्थ जिसके प्रवर्तक हैं, तो यहाँ पर रोमांटिक कथा सूफी काव्य का नाम गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था। अब बात आती है, ये जो सूफी काव्य है इसकी प्रवृत्तियाँ देखिएगा बेटे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सूफी काव्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं, अर्थात सूफी काव्य जो लिखा गया उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी। प्रवृत्तियाँ जो शब्द है, इस प्रवृत्तियाँ शब्द का मतलब होता है बेटे विशेषताएं, अर्थात इस समय जो रचनाएं रची गई उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रवृत्तियाँ हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, डेफिनेट समझ में आएगा, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहला है मुसलमान को कवि एवं मसनवी शैली। जो सूफी जो काव्य था उसके ज़्यादातर जो कवि हैं वो मुसलमान हैं, और जो शैली है वो शैली मसनवी शैली है। अब आपको ये तो समझ में आ जाएगा जी, मुल्ला दाऊद है वो मुसलमान है, उस्मान है वो मुसलमान है, कुतुबन है वो मुसलमान है, जायसी है वो मुसलमान है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भी सूफी काव्य में मुसलमान तो कवि है लेकिन मसनवी शैली। अब मसनवी शैली क्या है जी? मसनवी शैली का क्या मतलब होता है? देखो, एक कड़वक शैली थी। क्या थी? एक कड़वक शैली, जिसका प्रवर्तन किसने किया था? आदिकाल में सिद्ध कवियों ने।
कड़वक शैली का मतलब होता है दो हाथ चौपाई साथ में रखना, अर्थात दो छंदों को जब हम साथ में रखते हैं तो वो कड़वक शैली होती है। लेकिन यहाँ है मसनवी शैली। मसनवी शैली में क्या होता है, जैसे कोई भी रचनाकार, जो मुस्लिम कवि है, कोई भी रचनाकार कोई रचना करता है तो उस रचना में सबसे पहले वो अपने अल्लाह को याद करता है। किसको याद करता है? अल्लाह को याद करता है। फिर अपने खुदा को याद करता है। जैसे अपने यहाँ पे अलग अलग उसमें सूरावर्दी है, कादरी संप्रदाय है, तो पहले देखिएगा मसनवी शैली में क्या है प्यारे बच्चों, पहले वो अल्लाह को याद करता है, फिर अपने खुदा को याद करता है, उसके बाद साहे वक्त की प्रशंसा करता है। साहे शब्द का मतलब होता है राजा, साहे वक्त का मतलब होता है राजा, अर्थात उस समय जो राजा हुआ उसकी प्रशंसा करता है। फिर अपने कुल का परिचय देता है कि मैं किस कुल से हूँ। किसका परिचय देता है? अपने कुल का परिचय देता है, और उसके बाद वो रचना करनी प्रारंभ कर देता है। तो मसनवी शैली में क्या हुआ, पहले अल्लाह को याद करता है, फिर अपने खुदा को याद करता है, फिर साहे वक्त अर्थात उस समय के राजा की प्रशंसा करता है, फिर अपने कुल का परिचय देता है, और फिर अपने बारे में बताते हुए वो बेटे रचना करता है। तो इसको बोलते हैं मसनवी शैली। तो जो भी सूफी काव्य लिखे गए उनके कवि मुसलमान और शैली मसनवी है भाई, जिस तरह से। और इसके साथ साथ इन्होंने कड़वक शैली को भी अपनाया है। कड़वक शैली का मतलब है दो छंदों को मिलाकर रचना करना। जब दो छंद एक साथ मिला के रखे जाते हैं तो वो कड़वक शैली कहलाती है। कड़वक शैली की शुरुआत वैसे सिद्धों ने कर दी थी, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में दो हाथ चौपाई छंद साथ रखने की शुरुआत की, और जिसका अनुकरण आगे चल के रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है, दो हाथ चौपाई छंद को साथ रखने का। तो भी मसनवी शैली समझ में आ गई होगी बेटा, इनकी विशेष शैली, और कड़वक शैली दो छंदों को। तो इस शैली का भी प्रयोग और इस शैली का भी प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है रचनाओं का नामकरण नायिका के आधार पर। जैसे हम सूफी काव्य कर रहे थे तो रचनाओं का जो नामकरण नायिका के आधार पर, क्योंकि यहाँ नायिका को क्या माना गया है? परमात्मा माना गया है, और नायक को क्या माना गया है? आत्मा माना गया है। नायक आत्मा है और नायिका परमात्मा है। तो सूफी जितने भी काव्य लिखे गए हैं सब का नामकरण नायिका के आधार पर है। जैसे पद्मावती, उसके बाद चंदायन, मृगावती, चित्रावली, इस सारे के सारे जो नाम हैं वो नाम किसके आधार पर हैं कि उस रचना की जो नायिका है उसके नाम पर नामकरण रखा गया है। हिंदू धर्म की कथाओं से कथानक लिए हैं। ये जितने भी सूफी काव्य लिखे गए हैं या आप प्रेम काव्य कह सकते हो, सभी की कथा हिंदू धर्म से ली गई है, हिंदू धर्म के कथानक हैं। पद्मावत को अगर आप उठाओगे, पद्मावत मूवी को, तो रतन सेन हिंदू था। चंदायन में चंदा, अब कोई भी आप उठा के देखिएगा, कोई भी आप सूफी काव्य उठा लीजिएगा, उनका प्रत्येक नायक हिंदू है। तो इनके जो कथानक हैं वो हिंदू कथाओं से लिए गए हैं भाई। आगे लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। लोक का मतलब होता है समाज भाई। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में एक तो समाज का वर्णन किया है और दूसरा हिंदू संस्कृति को बताया कि हिंदू संस्कृति कितनी महान थी। क्या बताया है कि हिंदू संस्कृति कितनी महान थी, ये बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, भाव एवं रस व्यंजना। ये जो सूफी काव्य है इसमें सारा का सारा जो वो है वो प्रेम का जिक्र है, तो भाव ज़्यादा देखने को मिलता है। और रस व्यंजना की अगर बात की जाती है तो रस व्यंजना इनमें श्रृंगार रस तो है ही है भी। क्या? श्रृंगार रस तो है ही है इनमें, और बाकी रस हैं ही। खंडन मंडन का अभाव देखने को मिलता है। कितनी बढ़िया बात कही है कि ये जो सूफी कवि थे ये खंडन मंडन से दूर रहे। खंडन मंडन क्या है देखिएगा प्यारे बच्चों, खंडन मंडन क्या है? खंडन मंडन का मतलब है एक धर्म जैसे ये है, दूसरा धर्म ये है,
तो ये जो दो धर्म हैं उनकी जो धर्मों की मान्यताएं थी, तुम ये करो तुम ये करो, तो ये खंडन मंडन से दूर रहे। दोनों धर्मों की बातों से इनको कोई लेना देना नहीं था, ये अपने काम पर ध्यान रखते थे। तो जो सूफी कवि हैं वो खंडन की, इस मत को मान लो इस मत को मान लो, तो खंडन मंडन से ये दूर रहे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा भाई, ये थे इनके मेन, अगर हम बात करते हैं सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ। अब बात आती है जो सूफी काव्य है, एक और भी मेन पॉइंट रह गया इसका। अगर सूफी काव्यों की आपसे कोई पूछ लेता है भाषा, अगर सूफी काव्य की भाषा पूछ लेता है तो इसकी भाषा अवधी है भाई। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। और मुल्ला दाऊद की चंदायन अवधी की पहली रचना मानी जाती है। अगर पूछ लेता है अवधी शब्द का पहले प्रयोग किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। अवधी शब्द की पहली रचना कौन सी है, तो भाई मुल्ला दाऊद रचित चंदायन। अवधी भाषा का सबसे पहला प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत भाई। और अगर पूछ लेता अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, तो रामचरितमानस। तो जो सूफी काव्य है वो सारा का सारा अवधी भाषा में लिखा गया है। तो अवधी भाषा की पहली रचना चंदायन मानी जाती है। अवधी भाषा का पहला महाकाव्य पद्मावत है। अवधी भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस है भी, या सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य अगर पूछते हैं तो रामचरितमानस है। अब बढ़ते हैं कि ये जो काव्य रूप एवं अलंकारों का प्रयोग किया इन्होंने, अब कौन सी रचना के रचनाकार कौन है, इनका नायक कौन है। अगर आप DSSB में TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक पेपर में देखने को मिलता है। हंसावली जो रचना है इसके रचनाकार हैं असाहित भाई, और इसका जो नायक है वो राजकुमार। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, है क्या, वैसे पहला सूफी काव्य जो माना जाता है वो चंदायन माना जाता है। क्या माना जाता है? चंदायन माना जाता है। अब देखिएगा, ये शोध से पता चला कि इससे पहले प्रेम काव्य है, तो जो प्रेम काव्य थे वो भी सूफी काव्य में गिन लिए गए। हंसावली नायिका तो हंसावली है ही, क्योंकि इनके जो नामकरण हो नायिका के नाम पे है। राजकुमार इसका नायक है। असाहित इसके रचनाकार है। हंस असाहिती आराम आराम से चलता है भाई, ट्रिक अगर आप करोगे तो। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला है चंदायन भाई। चंदायन की अगर हम बात करते हैं, पेपर में आएगा, डेफिनेट आएगा, पूरे चांसेस हैं। चंदायन भाई रचनाकार है मुल्ला दाऊद। रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। और प्यारे बच्चों, रचना जो समय है 1379। नायिका है चंदा और नायक है लोर, इसलिए इसको लोर कथा भी कहा जाता है। चंदा इसकी नायिका है और लोर इसका नायक है भाई। भाषा कौन सी है? अवधी। अब बढ़ते हैं सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा में रचनाकार अगर पूछा जाता है तो ईश्वरदास भाई। अगर इसका नायक पूछा जाता है तो ऋतुपर्ण। नायक पूछा जाता है तो ऋतुपर्ण, और अगर इसकी नायिका पूछी जाती है तो नाम है ही सत्यवती भाई। तो कई बार पूछा जाता है ऋतुपर्ण किस रचना का नायक है, तो भी सत्यवती कथा का। सत्यवती कथा का कवि कौन है या रचनाकार कौन है? ईश्वरदास भाई। अब बढ़ते हैं कुतुबन। देखिएगा, रचना है मृगावती, रचनाकार है कुतुबन, और प्यारे बच्चे नायक इसका भी राजकुमार है। दो का नायक राजकुमार है। एक तो सबसे पहले जो हमने की थी असाहित, जिसके रचनाकार है हंसावली, उसका नायक भी राजकुमार है और इसका नायक भी राजकुमार है भाई। अब बात आती है इसकी नायिका अगर पूछते हैं तो नायिका है मृगावती। तो नायिका का नाम तो यहीं से मिल ही जाएगा आपको, और भाषा है अवधी। अब है माधवानल कामकंदला। तो भी रचनाकार है इसके गणपति माधवानल कामकंदला के, और नायक है इसका माधव और नायिका है कामकंदला। नायिका कौन है? कामकंदला। भाषा है राजस्थानी। अब आते हैं भी पद्मावत, मेन है ये, यहाँ से पेपर में आएगा, और अगली वीडियो में मैं इस पर पूरे डिटेल से कराऊंगा भी आपको, ठीक है।
तो यहाँ से पेपर में पूरे चांसेज हैं भी पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पद्मावत है रचना का नाम, मलिक मोहम्मद जायसी है रचनाकार। 540 ईस्वी समय है, रतन सेन नायक है, पद्मावती नायिका है और अवधि भाषा है। और जायसी की जो अवधि है वो आम बोलचाल की अवधि है। भाई कौन सी अवधि है? आम बोलचाल की। मधुमालती भी, मधुमालती रचना का नाम है, मन झन रचनाकार है। और प्यारे बच्चों, मनोहर नायक है इसका, मधुमालती नायिका, क्योंकि नाम पर ही है, अवधि भाषा है। तो मधुर मधुर बोल के मन को हर लिया तो मनोहर नायक हो जाएगा मधुमालती का। चित्रावली, भाई चित्रावली की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, ट्रिक के साथ बताऊं, चलो ट्रिक के साथ लीजिए। तो भाई चित्रावली, चित्रावली रचना का नाम है, उस्मान रचनाकार है, सुजान नायक है, चित्रावली नायिका है और अवधि भाषा है। तो देखो बेटे, उस्मान ने इतना सुंदर, उस्मान ने इतना सुंदर, सू से सुंदर बना लो, इतना सुंदर चित्र बनाया जैसे उसमें जान डाल दी हो। उस्मान ने इतना सुंदर चित्र बनाया जैसे उसमें जान डाल दी हो। तो सुजान नायक हो जाएगा, चित्रावली रचना हो जाएगी, उस्मान रचनाकार हो जाएगा और भाई चित्रावली इसकी नायिका हो जाएगी। ज्ञानदीप, भाई ज्ञानदीप रचना का नाम, शेख नबी रचनाकार, ज्ञानदीप फिर वही बात अभी नायक है इसका, और देवयानी इसकी नायिका है। देवयानी क्या है? इसकी नायिका है। भाषा अवधि है, कम पूछी जाती है, ज़्यादा पूछेंगे मृगावती, चित्रावली, चंदायन, पद्मावत, इन चार से ही पूछा जाता है कि क्योंकि मुख्य रूप से ये चार ही सूफी काव्य माने जाते हैं। हंस जवाहिर, हंस जवाहिर की अगर हम बात करें, कासिम शाह इसके रचनाकार हैं, राजा हंस इसके नायक हैं, रानी जवाहिर इसकी नायिका हैं, अवधि इसकी भाषा है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सूफी काव्य किया है। अगली वीडियो में मैं पद्मावत के बारे में कराऊंगा, क्योंकि पेपर में पद्मावत से प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर पहली बार आप इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन आप भी थैंक्स की जगह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि बेटे आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और तैयारी जो है वो चलती रहे। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।